आपने अपना एकेडमिक एजुकेशन और स्पिरिचुअल जर्नी दोनों को साथ में किया और इन दोनों को साथ में मैनेज कैसे किया? देखो, ये बड़ा आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा है। क्यों? क्योंकि मेरी प्यास थी। जब आपकी प्यास होगी ना, आप कुछ भी कर गुजर जाओगे, कुछ भी। एक वो चूतिया प्रेमी अपनी चूतियापे वाले लव अफेयर के चक्कर में अपनी जान दे जाता है। कुछ सोचता है, वो आंधी सी होती बह जाती है। वही आंधी चाहिए, वही प्यास चाहिए। तो जब मैं 8वीं कक्षा में था और उससे पहले ही एकदम मौन रहता था, बिल्कुल मौन, बहुत एकदम गहराई में मौन रहता था। बस इस जगत में जो हो रहा है उसको मैं देखता रहता था, क्योंकि समझ में मुझे आता नहीं था। तो मुझे लोग डम्ब कहते थे, मतलब भोंदू कहते थे। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में इसको लाटा बोलते हैं। जो सामाजिक नहीं है उसको पागल बोलते हैं, लाटा बोलते हैं, लाटा बोलते हैं, अरे लाटा। तो निश्चित रूप से पुराने जन्मों की जर्नी रही, वो खींची चली आई। और वो देख के नहीं समझ में आया, क्योंकि बुद्धि यहाँ डेवलप हो रही है। लेकिन अंदर अंदर जो एक क्वेस्ट है, वो तो सेटिस्फाई होना चाहती है ना। लेकिन सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि जहाँ सेटिस्फेक्शन हो। तो हुआ ये कि बचपन से ही, एक तो पिताजी दादाजी सब इसी फील्ड के ही माहिर थे। नाना हमारे तांत्रिक, पिताजी हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी, ठीक है, साथ में ये भी। तो जो संस्कार मिले वो भी पूरे आध्यात्मिक थे, ठीक है। और ब्राह्मण परिवार में कुल में जन्म हुआ तो वो भी डीएनए हो गया। ठीक, ऊपर से भैरव के उपासक हो गए पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो भी एकदम उग्रता आ गई, एकदम प्यास, पौरुष वाली प्यास बुझानी है। तो जहाँ तक मुझे मैं बता सकता हूँ कि 7वीं 8वीं कक्षा से ही मैं एक्चुअली मान सकता हूँ। हालांकि उससे पूर्व का ही सिस्टम है, क्योंकि स्कूल में जाते थे, मान लीजिए मार पड़ रही है, चुपचाप बैठे हुए हैं, परफॉर्म करना है, नहीं कर रहे हैं, तो वो मतलब मैं एजुकेशन के लिए नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी था उसमें, तो सब खिचड़ी पक रही थी, डिस्टर्ब था अंदर से, पता नहीं था चला। अंदर से पुकार कुछ और है, जो उस समय नहीं पता चल रही थी, जो कोई भी नहीं समझ सकता था। तो भटक रहा था भाई। इधर सामने से गंदगी आई तो उस गंदगी में बह गए, उधर दूसरी गंदगी आई उस गंदगी में बह गए, सामने वालों ने देखा है तो गंदगी में बह रहा है, तो फिर और गंदा कर दिया। लेकिन अंदर जो चल रहा था वो अब मैं जान पाता हूँ ना कि एक्चुअली में क्या था। और जब मैं जान पाता हूँ तो मैं सामने वाले साधक को भी जान पाता हूँ। इसलिए साधक जब मुझे गरियाता भी है तो भी मैं एकदम शांति से उसको सुनता हूँ, क्योंकि ये साले जो गरिया रहा इसका पाप गरिया रहा, इतना पापी है ये कि गुरु को गरियाया जा रहा है, गुरु से लड़ाई लड़ पा रहा है, सामने नहीं तो पीछे लड़ रहा है। तो ये चीज़ें जब हो रही थी तो मुझे 7वीं 8वीं तक का तो ध्यान है कि मैंने गायत्री की उपासना शुरू कर दी थी। और उपासना भी ऐसी, क्योंकि आप पढ़ना जान ही जाते हैं, और पढ़ने में जो है आचार्य रजनीश की किताबें, फिर गौतम बुद्धा का कुछ पुस्तकें जो थी वो सामने आ गई। फिर उसके बाद ये गायत्री की पुस्तक आ गई, फिर गायत्री में बहुत सारी कहानियाँ, फिर मंत्र का ये, फिर उसमें मंत्र करने लगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिमाग में उत्पन्न होने लगी। विधि विधान कुछ नहीं पता था उस समय, बस कर लेते थे। फिर त्राटक वाटक का पता चला तो त्राटक में घुस गए। सोचिए 8वीं कक्षा की बात कर रहा हूँ मैं। 8वीं कक्षा में भयानक त्राटक सूर्य पे मैं सुबह शाम करता था। फिर जब हो गया फिर मोमबत्ती पे करता था। तो ये क्या हो गया कि अलग अलग एक्सपीरियंस अंदर से शुरू होने चालू हो गए, अजीब अजीब से। नहीं पता ना, कोई गाइड करने वाला नहीं। तो ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिनको पता है किताबें पढ़ के, उनके गलत एक्सपीरियंस हैं, उनके मानसिक एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं बहुत सारे, उनके ओरिजिनल एक्सपीरियंसेस नहीं है। इसलिए उनकी किताबें, उनके ज्ञान उनको बाधित कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने में। तो मेरे को अज्ञानता में जो अनुभव होता चला गया, बहुत अच्छा अनुभव होता चला गया ईश्वर की कृपा से। और
त्राटक बढ़ाता चला गया, फिर ध्यान की दूसरी विधि मिली, वो करता चला गया, फिर साधु संत कहीं मिल जाता था तो उनके साथ बैठ जाता था। कभी जैसे शमशान, जैसे साइकिल से जाते थे तो शमशान की तरफ चले गए, उधर बैठ गए, देख रहे हैं चिताओं को जलते हुए, बैठे रहते थे। कुछ समझ में नहीं आता था, बैठना नहीं बैठना, अंदर चिता के पास जाके बैठना है, अच्छा है बुरा है, कुछ भी बस होता रहता था, बहते रहते थे। मंदिर चले गए, हनुमान जी के व्रत रख रहे हैं, व्रत भी टूट जा रहा है, फिर व्रत रख रहे हैं, कुछ भी मतलब हो रहा था, लेकिन मैं बह रहा था आंधी की तरह कि मैं अपने करने में कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे शुरू से ही इंस्टिंक्ट रही थी कि करने से ही होगा। वो आज भी वही है कि जैसे मेरे जितने, अब आपको पता ही सारी चीज़ें कि शिष्यों का क्या लफड़ा रहता है गुरुओं के साथ। सबको गुरु बनना होता है, पहले अपने में इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, लेकिन सबको गुरु बनना है, तो वही कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वही मैं सिखाना चाहता हूँ, लेकिन सब विरोध रहते हैं, इसलिए सभी शिष्यों को हटा रहा हूँ मैं, वीडियो में बताया हुआ मैंने। तो कर्म पे मेरा हमेशा से फोकस रहा कि आप साधना भी तो करोगे ही ना, ठीक है। और हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं रहेगी, हमें सभी गुरु जो है बहुत अच्छे मिले, जिनका हमको सानिध्य मिला। 90-95% गुरु जो है हमको फर्जी मिले। एक हमारे कपालिक गुरु बढ़िया मिल गए, एक कौलिक गुरु बढ़िया मिल गए। कौलिक तो जो दोनों गुरु मिले हमको बहुत बढ़िया मिले। एक बुद्धिस्ट लामा तंत्र के जो हमें गुरु मिले वो बहुत बढ़िया मिल गए। नाम कभी नहीं बोलते हैं, नाम हमें अच्छा नहीं लगता बोलना, मतलब मेरे संस्कार नहीं गुरु का नाम बोल सकूँगा, तो ये मतलब अपने अपने संस्कार की बात है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गायन वादन करने वाले हैं उनको गुरु का नाम पूछो तो ऐसे करते हैं, कान पे हाथ लगाते हैं, है ना, महाराज ये पंडित ये महाराज ये। तो वैसे हमारे हमने बांसुरी सीखी तो बांसुरी के भी हमारे गुरु हैं। तो संस्कृत का जब थोड़ा बहुत जो भी अध्ययन करा, वैदिक रीति से जब पूजन पाठन करते थे, तो उस समय जब विद्या ग्रहण करी संस्कृत विद्या, और संस्कृत के माध्यम से जब वैदिक तंत्र में उतरे, तो उसमें भी जब वो शिक्षा ग्रहण करी, उनके भी जो गुरु थे वो भी हमने कभी उनका भी जिक्र नहीं करा। तो क्योंकि समाज चालाक है ना, तो शिष्य लोग महाचालाक हैं, इसलिए इनको ज़्यादा स्पेस नहीं देता मैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा चालाकी करें। तो उससे उन्हीं की यात्रा बाधित होनी है, मेरा क्या जाएगा। वो जितनी चालाकी करेंगे उतना नीचे गड्ढा खोदते चले जाएंगे। खैर, तो क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था मैं, सो रहे हो गए दोनों? हाँ, तो धीरे धीरे करते करते मैं और भी साधना करता चला गया। कभी किसी से मंत्र लिया, कभी किसी से मंत्र लिया, किसी ने विधान दिया नहीं दिया, अच्छा बुरा जो भी होता चला गया, करते चले गए, है ना। तो इसमें ढेर सारी साधनाएं मैंने, समझ लो 12वीं तक आते आते मैंने बहुत सारी साधनाएं कर ली थी। 11वीं तक तो मैं इतना पागल हो चुका था साधनाओं को लेके कि 11वीं में मेरा फेल हो गया था। लोग पीरियोडिक टेबल बोल रहे हैं, मेरे मुंह से मंत्र निकल गया। वो मेरे पे हंस रहे हैं, मैं उन पे हंस रहा हूँ अंदर से, क्योंकि मेरे को जो प्राप्त हो रहा है अंदर से उसको मैं परिभाषित नहीं कर पाता हूँ, तो मैं हंस रहा था। वो लोग सोच रहे हैं क्या बेवकूफ़ आदमी है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें अमेरिका जाना है हवाई जहाज़ में उड़ के, खूब करोड़ों पैसे कमाने हैं, ये साला चूतिया बना रह जाएगा। तो सीधा मैं बहुत था और अभी भी हूँ, सीधा बहुत था, तो लोग बेवकूफ़ बहुत बना देते थे, लेकिन उस बेवकूफ़ी को मैंने कभी भी अपने अंदर विकार जन्मने नहीं दिया, क्योंकि मुझे बचपन से ही विदुर नीति, चाणक्य नीति, गीता का पठन पाठन ये सब मैंने घोंट के पी लिया था, ये सारी किताबें। मैं तो एक पूरा कमरा भरा पड़ा है किताबों से, पूरा का पूरा कमरा। साधक संजीवनी, कितनी सारी किताबें, उसमें जो संस्कार जो थे पूर्व जन्मों के, उन्होंने ही धक्का दिया। झूठ नहीं बोलना, किसी का अनादर नहीं करना, गुरु का अनादर नहीं करना, गुरु से कभी आंखें उठा के नहीं देखना,
है ना, ऐसे संस्कार बचपन से अंदर आए। और परिवार भी वैसे ही था कि भाई संस्कारी परिवार था, तो परिवार से भी वही सारी चीज़ आई। तो ये इस सब ने मिल के साधना में सपोर्ट करा मेरी। लेकिन जब 11वीं में फेल हुआ तो मैंने ये समझा कि भाई 11वीं ज़रूरी है, 12वीं ज़रूरी है। थोड़ा सा मैंने स्तर अपना साधना में कम करके बुद्धि को थोड़ा इधर भी लगाया। 12वीं करके फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो गया तो मैंने और ज़्यादा साधना करना शुरू कर दिया। रात रात भर साधना है, रात रात भर साधना है। एग्ज़ाम सुबह है, रात में साधना चल रही है। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसमें साधना संबंधित कुछ ज्ञान है। फिलॉसफिकल में बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं था। कैरेक्टर जो निर्मित करे उस प्रकार की चीज़ों को मैं ज़्यादा पढ़ना पसंद करता था, क्योंकि मेरा ज्ञान व्यान जो कोई लेना देना नहीं था। मैं पढ़ लेता था हल्का फुल्का कि समझ में आ गई क्या बात कह रहे हैं। मेन फोकस मेरा अपनी साधना पर रहता था कि साधना से ही होता है, और फोकस मेरा ध्यान ज़्यादा रहता था। ठीक है, तो ऐसे करते करते जब ग्रेजुएशन आया तो ग्रेजुएशन में भी मैंने बहुत सारी साधना करी। ठीक है, फिर कुछ ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए कि घर से बाहर जाने को मिल जाए कुछ समय के लिए, ताकि वो जो जंगल वाली साधना है, एकांत वाली साधना है। सोचिए जो लड़का अभी 12वीं करके आया है वो नग्न होकर जंगल में साधनाएं कर रहा है, कोई आसपास नहीं है, बिच्छू काट ले, सांप काट ले, को किसी चीज़ का होश नहीं। क्यों? क्योंकि आंधी है अंदर। इसकी तैयारी करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसी बीच में पढ़ाई भी होती रही, और इसी बीच में मैंने अपनी कंप्यूटर एजुकेशन अलग से एक्सपर्टाइज लिया। ओ लेवल, ए लेवल किया, और बी लेवल का मैंने हाफ किया। जावा से लेके VB स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक वही हुआ, और पता नहीं क्या क्या C++ और .NET, और पता नहीं क्या क्या। अब तो दिमाग में वो सब आता नहीं, क्योंकि यूज़ नहीं उन सब चीज़ों का। सब कुछ HTML DHTML सब कुछ एकदम छान मारा। फ्लैश आया था उसमें, फ्लैश हमारे सामने पूरा फ्लैश एकदम वेबसाइट बना डालते थे पूरी फ्लैश पे। फिर VB आया, विजुअल बेसिक, तो उसमें बनने लगी, तो उसमें बनाने लगे। अब तो बहुत इजी हो गया, पहले तो बहुत टफ था। तो ये सब भी कर रहे थे, इसकी पढ़ाई भी, इसका एग्ज़ाम भी है, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम भी है। ठीक है, और प्यास अपनी अलग है, वो भी कर रहे हैं। तो ये सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है, ये आपकी प्यास ही करवाती है। इसलिए मैं प्यास को बार बार जोड़ देता हूँ। और इसी में ही जो है ज्योतिष का ज्ञान भी लेता रहता था मैं। ज्योतिष पढ़ता रहता था। हमारे पिताजी की हाथ से लिखी बहुत सारी डायरी थी, दादाजी की थी, हमारे साधनाओं की ऐसी ऐसी साधनाएं थी, मैं देख के डर जाता था क्या क्या लिखा हुआ है उसमें। हालांकि वो बाद में करी मैंने साधनाएं, और उसके प्रयोग मैं, वो ऐसी साधना है वो दूसरे किसी साधु संत के पास नहीं मिलेंगी। ऐसी साधना है, ऐसी गुप्त साधना है, बहुत उच्च कोटि की साधना है। और दादाजी हमारे साक्षात काल भैरव, परदादा हमारे और भयानक वाले। तो अंदर से जोर मारता था ना, पितरों का भी सपोर्ट, आपका स्वयं का DNA, आपकी स्वयं की पूर्व जन्मों की यात्रा, ये सब मिला के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन बहुत साधना करी। ठीक है, और ग्रेजुएशन हमारा बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो अच्छा था वो अध्यात्म था, सबसे परफेक्ट। और IT, क्योंकि IT से रिलेटेड अपना बहुत अच्छा है। तो ये हुआ। उसके बाद MCA की तैयारी करने लगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का था तो MCA में जाना चाहते थे। लेकिन परिस्थिति वश जो MCA में ना जाके MBA का हम चले गए, MBA करने के लिए। तो वो जो तैयारी थी ना, उस तैयारी में भी मतलब, क्योंकि बुद्धि इतनी शार्प हो गई थी, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, इतना ध्यान कर चुके थे कि एक बार पढ़ लिया सब हमेशा के लिए याद। आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, आप जो मुझसे बोलेंगे वो आपके बोलने से पहले मैं बोल देता था। आप क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं मुझे पहले पता चल जाता था। और ये मुझे पता नहीं कोई सिद्धि क्या, कुछ नहीं पता, ये सब अपने आप हो जाता था। ये सब ऑटोमेटिकली, प्रेत आत्माओं को सानिध्य होना, ये सब उसी समय से चालू हो गया, और बड़ा मजा आता था। जब कोई डेथ होती थी, किसी घर में जाते थे, तो वो आत्मा कहाँ भटक रही, क्या भटक रही, और उस आत्माओं को कौन बच्चे देख पा रहे हैं,
वो भी मैं जांचता परखता था। जैसे आत्मा यूँ भागी, बच्चा खेल रहा है, ठीक है, और बच्चे की मुंडी यूँ हुई क्योंकि उसने देख लिया उसको, और फिर वो गायब हो गया, बच्चे का भी अपना ध्यान हट गया, अपना खेलने लगा। ये बारीक चीज़ें भी मैं इतने छोटे से मैं देखता चला आ रहा हूँ। और एक बार की बात है कि जब MBA चालू हुआ तो MBA में मैंने, क्योंकि मैं रेवोल्यूशनरी टाइप का हूँ ना, तो पेपर कटिंग भी है, तो हम लोगों ने फीस वृद्धि के विरोध में हड़ताल भी करी थी। सारी मेरे मित्रगण पीछे थे, सबसे आगे में हाथ ऐसे इंकलाब करके सामने खड़ा हुआ था। MBA कॉलेज में जब फर्स्ट डे गैदरिंग होती है, MBA BCA BTech सब खड़ा होता है, हज़ारों की भीड़ होती है, उसमें अकेला सबसे पहला व्यक्ति था मैं जिसने वहाँ पे गाना गाया था। कोई नहीं आना चाह रहा था हमारे बैच का, जिसकी वजह से मुझे सब पहचानने लग गए। तो वो हड़ताल भी हुई तो सबसे पहले मैं एकदम इंकलाब जो है, मेरी पेपर में फ़ोटो कटिंग भी रखी हुई संभाल के मैंने। तो उसमें बहुत गुंडागर्दी और वो सब जो है, मतलब गुंडे सब पॉलिटिक्स वाले सब दबाने के लिए आ जाते हैं ना, तो अच्छा मीडिया तो था ही नहीं वहाँ पे, लोकल मीडिया था, लोकल मीडिया कवर कर रहा था। तो खैर उसी से ही जो है डायरेक्टर और टीचर सब लोग जानने लग गए थे। उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि मैंने कॉल सेंटर भी ज्वाइन किया, तो हम लोग जो है जो US बेस्ड जो प्रोसेस था उसमें हम लोग थे, तो VCC बेचते थे हम लोग कॉलिंग पे। तो उसमें जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रात भर मतलब नींद भी आ रही है लेकिन कॉलिंग भी करने का है, सेल भी करने का, टारगेट भी है, टीम लीडर भी है। और सोचो मैं MBA की पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ठीक है, सुबह से लेकर दोपहर तक, ठीक है। दोपहर में एक आध क्लास मैनेज कर लेता था मैं, जल्दी चला आता था। उसके बाद मैं वहाँ से सीधे दौड़ते हुए जाता था, क्योंकि हमारा लंच बनता था कमरे पे, 11-12 लड़के होते थे, तो ये रहता था कि भोजन भी ज़रूरी है, तो जल्दी से पहुँच के थोड़ा सा भोजन करा और सीधे सो गए, क्योंकि 6 बजे भी कॉल सेंटर की गाड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ 3 घंटे की नींद लेता था मैं, क्योंकि सवेरे जब कैब छोड़ेगी तो हमें तुरंत कपड़े पहन के सीधे जो है कॉलेज पहुंचना होगा। और इसी बीच में मैं अपने ध्यान को भी कर पाता था, क्योंकि मैं इसमें तंत्र नहीं कर सकता था, उसके लिए सिस्टम नहीं था। 12 लड़कों के बीच में आप रह रहे हैं, कैसे करेंगे। फिर धीरे धीरे जो है समझ में आएगा या नहीं हो पाएगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो कॉल सेंटर के निकट चले गए और स्कूल के थोड़ा सा डिस्टेंस चले गए, और इस प्रकार से मैनेज करा। थोड़ा सा अलग रहने लगे, एकांत में रहने लगे, फिर धीरे धीरे करके अकेले रहने लगे, ताकि हमें अपना समय मिले तो हम अपनी साधना को भी कर सकें। कई दिन मैनेज करते थे, 3-3 4-4 दिन नहीं सो पाते थे। कॉल सेंटर जाना ज़रूरी, छुट्टी मिलती नहीं थी। बुखार होता था तो एक दिन हमने बुखारी गोली खा ली, तो वो रात को नींद आने लगी, तो अपने वर्क स्टेशन पे खड़े होके ही हमने कॉलिंग करी पूरी रात भर। और झटके आ रहे हैं लेकिन करनी है कॉलिंग। और इसके बाद जाके सीधे प्राणायाम करके, हाथ मुँह धो के, पानी की छींटे मार के प्राणायाम करके आधा घंटा 1 घंटा जितना भी ध्यान कर सकते थे करते थे। लेकिन वो जो करते थे 1 घंटा भी, वो 24 घंटे में भारी होता था। इतना ज़बरदस्त गहराई से रहता था, क्योंकि प्रयास ही नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि प्यास धकेल रही है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कर लिया है, अब उतने धक्के की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमने कॉल सेंटर छोड़ा। ये समझ में आया कि अब नहीं साधना हो सकती है, कॉल सेंटर कितना करेगा आदमी, है ना। साथ के लोगों ने और भी लंबा खींचा, लेकिन हमने 6 महीने करके छोड़ दिया। तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन फिर हमने अकेले रह के अपनी साधनाओं में करा, ठीक है। बीच बीच में गैप मार देते थे, छुट्टी मार देते थे, कि हमको पता था हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम चले जाते थे पहाड़ों पर, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। मोबाइल वोबाइल रहता नहीं था, जी मैप उस समय कुछ था नहीं, ठीक है। रहता भी होगा तो मोबाइल नहीं, तो कुछ पता नहीं। तो ऐसे भटकते भटकते साधना करते रहते थे। और ऐसे ही एक दिन ऐसी घटना घटी कि सब छूट गया, उसी टाइम सब छूट गया। कहीं किसी एकांत जगह थे, कुछ कर रहे थे, ध्यान की विधि को चल रही थी, करते 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 सब छूट गया। छूटते ही इतना आनंद, आहा, इतना आनंद,
वाह, मतलब बयान नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं बता सकते क्योंकि बताया नहीं जा सकता, कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि बोल ही नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते क्या हुआ, नहीं समझा सकते। जो हुआ बस हो गया, बस बात वही खत्म हो गई। तब बात खत्म हो गई तो फिर खत्म हो गई, बस। इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, वो मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताई हुई बहुत सारी चीज़ें, ये तंत्र में कैसे ढूंढने के लिए गए, क्योंकि इस चीज़ के होने के बाद बड़ा डिफ़िकल्टी आ गई बैलेंस करने में, क्योंकि ऑर्गन्स में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस हो गए और खाना पचने में बड़ी प्रॉब्लम हो गई और समाज में रहना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि पेट्रोल से, धूप से, इन सब से जो है बड़ा बॉडी रिएक्टिव हो गई तुरंत, है ना। सांस नहीं ले पा रहा था, दम घुट रहा था मेरा। जैसे शहर में आया मैं वहाँ जंगलों से, एकदम दम घुटने लगा, मैं अंदर से रह नहीं पा रहा था। फिर मैं भागा वापस कि मैं कितनी गंदी जगह आ गया, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया उसमें, खाना नहीं पच रहा, पेचिश ही पेचिश, अजीब अजीब आवाज़ें। आपको धड़कन की आवाज़ आती नहीं आती, मुझे धड़कन की आवाज़ आती थी अपनी। धड़कन की आवाज़ वो नहीं जो शांत से बैठ जाओ, रगों में बहते हुए पानी की जो आपको खून है उसकी आवाज़, लगातार मतलब अजीब अजीब सा होने लगा। ये जो सामने आपको रंग दिखते हैं वाइट कलर का जो आसमान में दिखता है, ये भी नहीं, भिन्न भिन्न जो 7 रंग है उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होने लगा। ये पेड़, अभी मैं इस पेड़ को छू के गया तो पेड़ नया कैसे हो गया है। सामने मुझसे कोई बात कर रहा है लेकिन मेरे अंदर से बात नहीं आ रही है। मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ से आएगी आवाज़, कहाँ से बात आएगी, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। तो बहुत ज़्यादा मैं ऐसा हो गया कि मैं नहीं रहा इस समाज के लिए। तो उसमें मुझे एडजस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने पड़े कि कोई कुछ बोले तो कम से कम मुस्कुरा तो सकते, क्योंकि मैं अचंभित था कि वो आवाज़ जो आती थी तुरंत प्रतिक्रिया करती थी, कहाँ चली गई। और कहीं कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं था, कुछ ढूंढे नहीं मिलता था। धीरे धीरे अभ्यस्त हुआ वापस समाज में, और उस अवस्था को मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। तो मैं उस अवस्था की बात करता हूँ तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाता, मैं आगे कुछ आ ही नहीं सकता मेरे। और सुनने वाला अगर समझ सकता होगा तो समझ जाएगा, और बहने वाला होगा तो इसी बात के साथ बहता हुआ चला जाएगा, इतनी बात से बहता हुआ चालू हो जाएगा, सिर्फ इतनी सी बात। बहुत होने के बाद फिर अघोर में, कपालिक में, फिर कौलिक में, फिर बुद्ध का जो तंत्र है उसमें खोजबीन जारी होती रही। ढूंढ रहा था कि भाई पहले जो मैंने अनऑर्गेनाइज्ड तंत्र जो सीखा था, जैसे काली की मैंने उपासना करी पहले, फिर इसका छिन्नमस्ता की करी, धूमावती करी, तो अनऑर्गेनाइज्ड थी ना, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट इसकी दीक्षा लेके मैंने नहीं करा। तो बाद में जब मैं इनकी दीक्षाओं को लेके करा, फिर मारण प्रयोग सीखे, ये करा वो करा, तो हर चीज़ में अब एक्सपर्टाइज बहुत आसानी थी। गण पिशाच नहीं करा तो वो तुरंत सामने, किसी भूत प्रेत का करो तो तुरंत सामने, कुछ भी जिन्न का करो तो तुरंत सामने। तो लेकिन मुझे समझना था एक्चुअली में ये छूता है कि नहीं छूता है, क्योंकि जहाँ पे आप बैठे होते हो आपको पता रहता है ना कि वहाँ तक क्या चीज़ छूती होगी। तो अघोर का जितना रहा सब फर्जी रहा, लेकिन अघोर में जिस संप्रदाय से था वो तो एकदम समझ लो बिल्कुल ही करप्ट। लेकिन जहाँ दूसरे और जो अघोरियों के साथ में मिला, जिनसे मैंने दीक्षा नहीं ली, उनका जो है कुछ चीज़ें ऐसी थी जो छू रही थी, ठीक है। और भी अघोरी मिले जिनसे मैं संपर्क में एक आध बार मिला, वो बहुत अच्छे रहे। लखनऊ के एक थे, वो भी बहुत अच्छे थे, उनसे तो कभी कभार मैसेज पर बात हो जाती है, बर्थडे इत्यादि विश। वो कभी कभार हमारी पोस्ट देखते हैं, हम कभी उनकी पोस्ट देखते हैं, बस इतने में ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण रहा हमारा कॉल वाला सिस्टम। तो कॉलिक गुरुजी जो है वो स्पर्श कर गए, वो समझ गए
मैं समझ गया कि जो समझ गया वो वहाँ पहुँचा हुआ। तो उनको मैंने अपना अंतिम गुरु बनाया। और वो जो कपालिक थे उनको, कपालिक तो पहले मिल गए थे, तो कौलिक जो थे मैंने उनको अपना अंतिम गुरु बनाया कि यही मेरे अंतिम गुरु हैं। अब मुझे बात समझ में आ गई कहाँ कैसे क्या छू रहा है। तो मैनेज करने का मैंने जो बताया, सिर्फ इतनी सी बात है कि आप अगर प्यासे हैं तो आप करेंगे, कैसे भी करेंगे। आपके अंदर प्यास ही नहीं है तो मैंने तुम कुछ दिन बताया, तो भाई प्यास कैसे जागेगी? ठीक है ना, याद है ना? हैं? हाँ, तो वीडियो शायद डाला भी है मैंने। प्यास ऐसे जागती है, और अगर प्यास रहेगी तो आप बड़े आराम से साधना करेंगे, बड़े आराम से। क्योंकि जब तक मैं अभी सिखाने के लिए हूँ तब तक तो मैं वीडियो पे साधना डालूँगा ही डालूँगा। उसके बाद मैं सभी शिष्यों से विदा लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने सभी शिष्यों से परेशान हो चुका हूँ। तो मैं अब किसी को कोई साधना नहीं कराऊँगा और सबकी दीक्षा में ड्रॉप कर दूँगा और दूसरे अच्छे गुरुओं की तरफ में प्रेषित कर दूँगा कि भैया मेरे से जो भी गलती हो मुझे माफ़ करो। मुझे अब किसी भी साधक का कोई भी एहसान नहीं चाहिए। ना मुझे लोग समझते हो कि मैंने एहसान कर दिया, तो ना मैं किसी पे आपको एहसान करना चाहता हूँ। मेरी करुणा थी, उसका दुष्परिणाम मेरे शिष्यों ने मुझे दे दिया। अब मैं इच्छुक नहीं। तो अभी लगातार मैं साधनाएं दूंगा यूट्यूब चैनल पे। आप लोग उन साधनाओं को करिए। अजय जी हमारे शिष्य हैं बहुत पुराने, उनको भी हम लगातार बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। लेकिन अजय जी की ऐसी बात है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं और बहुत करुणामयी भी हैं, क्योंकि वो अपने गुरु को देखते हैं कि गुरु मेरा कितना प्रेमी है, तो वो उसी का ही फॉलो करते हैं। तो उनको भी खूब गाली गलौज के मैसेज आते हैं। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me for application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Sri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem. लेकिन वो सर सर करके बात करते हैं, कि उनको पता है ना कि गुरुजी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं सही से निभाऊं। तो व्हाट्सएप का सारा जो एक्सेस है उन्हीं के पास है, वही रिप्लाई करते हैं, वही उत्तर देते हैं, वही सबको समझाते भी हैं। और जितने भी शिष्यगण हैं जो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं कि मैं उनका दुश्मन हूँ, तो ऐसा ना समझें, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन आप लोगों में तो कोई कमी नहीं है, कमी मेरे तरफ ही रही होगी कि मैं आपको सही से नहीं समझा पाया। तो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा सदैव। लेकिन ये मेरा जो चैप्टर है इस काल में गुरुपदासीन का, वो मैं अब समय आ गया है कि मैं निर्णय लेने वाला हूँ कि अब मैं सब वो क्लोज़ कर दूँगा। ये व्हाट्सएप अजय ही चलाएँगे और मैं अवेलेबल रहूँगा तो सोशल मीडिया पे सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल रह सकता हूँ। आपको कुछ कभी ज्ञान ध्यान की बात बताने के लिए, तंत्र साधनाओं के लिए मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, सिद्धि शक्ति के लिए मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, ध्यान के लिए ही मैं अवेलेबल रहूँगा। बाकी चीज़ों से मैंने नमस्कार कर लिया है और उस चीज़ का अनाउंसमेंट मैं जल्दी करूँगा, तो वो आप लोगों को मीटिंग भी बुलाऊँगा, चाहे फ़ोन कॉल पे हो चाहे सामने हो। दिल्ली में मीटिंग हो जाएगी, तो उसमें आप लोगों की जो भी बातें होंगी उसमें मैं आपको क्लियर कर दूँगा। और उसमें आप लोगों को मुझे मारना हो, गोली मारनी हो, थप्पड़ मारना हो, जो भी करना हो, उस चीज़ के लिए मीटिंग होगी कि भाई हमने आपका समय बर्बाद किया, जो भी किया, तो आप जो भी दंड देना चाहेंगे वो दंड स्वीकार रहेगा, उसके बाद हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक। और ये आप ही लोगों के कारण है, ये आप ही लोगों का दिया हुआ गिफ्ट आपको रिटर्न है। जय श्री काल भैरव। ये आप ही लोगों के कारण है, ये आप ही लोगों का दिया हुआ गिफ्ट आपको रिटर्न है। जय श्री काल, जय श्री काल, जय श्री। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me for application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Sri Taramani Ji and directly
talk to Gurudev ji and solve your problem.